नमस्कार। विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं क्लास 10th के बच्चों को दंतुरित मुस्कान और फसल कविता का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सर्वप्रथम दंतुरित मुस्कान के प्रश्नोत्तर को देखें। दंतुरित मुस्कान का पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखें। बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उसके उदास मन में जान आ जाती है, जैसे किसी मुर्दे में जान आ जाती हो। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। उसका पाषाण हृदय, पाषाण माने कठोर, ऐसे तो पत्थर होता है, उसका पाषाण हृदय पिघलकर प्यार की धारा में बदल गई हो, जैसे बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगते हों, झरने लगे हों। पुनः देखें। बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उसके उदास मन में जान आ जाती है, जैसे किसी मुर्दे में जान आ जाती हो। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। उसका पाषाण हृदय पिघलकर प्यार की धारा में बदल गई हो, जैसे बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। दूसरा क्वेश्चन को देखें। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान, उत्तर है बच्चे की मुस्कान सरल, भोली और मनमोहक होती है। उसकी मुस्कुराहट में निश्चलता, प्रसन्नता, प्रशंसा और मस्ती का भाव रहता है, जबकि एक बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सकाम और सस्वार्थ होती है। तीसरा प्रश्न को देखें। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन-किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? आंसर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कमल, जल, शेफालिका के फूल आदि बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। चौथा क्वेश्चन देखें। भाव स्पष्ट करना है। इसमें का क देखें। चौथा का क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मोटे तौर पर अर्थ समझ लीजिए। छोड़कर तालाब, तालाब छोड़ करके जैसे लेखक की झोपड़ी में जलजात मीन्स कमल खिल रहे हो। तालाब का कमल का तो खिलने का जगह तालाब है, लेकिन तालाब में कमल न खिल करके लेखक की झोपड़ी में अर्थात लेखक के हृदय में खिल गया हो। सटीक अर्थ देखें। चौथा का क, बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर कवि को
ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। कहने का मतलब यह है कि मन में बहुत उल्लास होता है। किनके मन में? कवि के मन में। कवि गदगद है, कवि अंदर से प्रसन्न है, यही इसका आशय है। ख देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ख का आंसर देखें, चौथा का। कवि दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे को देखकर सोचता है कि जिस बांस और बबूल में कभी फूल नहीं खिलते हैं, वह कोमल बच्चा उसका स्पर्श कर दे तो उसमें से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। कहने का मतलब बांस और बबूल दोनों के हृदय कठोर होते हैं, दोनों दुर्जनता के प्रतीक हैं, दोनों स्वभाव से दुष्ट होते हैं और इन दोनों में कभी फूल नहीं खिलते हैं। कहने का मतलब ये दोनों निर्दयी होते हैं। फिर भी निर्दयी होते हुए भी यदि दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे उनको स्पर्श कर दे तो वे भी हृदयवान हो जाते हैं, वे भी बदल जाते हैं। कहने का मतलब यही है। अब फसल का प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? आंसर देखें। कवि के अनुसार फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब कोई भी फसल तैयार होने में उस फसल की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए कवि कहता है कि कवि के अनुसार फसल का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह नदियों के पानी का जादू है, लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम का फल है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। ये मिट्टी के प्रकार है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। गुण धर्म मतलब स्वभाव। सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, हवा की लहरों का सहयोग है। कहने का मतलब फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। फसल के निर्माण में नदियों का पानी, लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किया गया परिश्रम, तरह तरह के मिट्टियों का गुण धर्म स्वभाव, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप, हवा की लहरों का सहयोग आदि से फसल का अस्तित्व बनता है। दूसरा देखें, बच्चे की मुस्कान और एक बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? नहीं, सॉरी। दूसरा प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? फसल कविता का दूसरा प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है, अनेक नदियों का जल, हजारों हजार खेतों की मिट्टी, सूरज की धूप,
हवा का सहयोग। तीसरा प्रश्न को देखें, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यही व्यक्त करना चाहता है कि फसल उत्पादन में किसान के परिवार के सभी सदस्यों का कठोर परिश्रम शामिल होता है। उत्तर पर पुनः ध्यान दें। तीसरा के उत्तर पर पुनः ध्यान दें। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यही व्यक्त करना चाहता है कि फसल उत्पादन में किसान के परिवार के सभी सदस्यों का कठोर परिश्रम शामिल होता है। इसके उस उत्पादन में किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श का योगदान होता है। उनके कठोर परिश्रम के बिना फसल का उगना तथा फलना फूलना संभव नहीं है। इसलिए कवि लाखों व्यक्तियों के परिश्रम को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर उन्हें विशेष महत्व दिया है। चौथा प्रश्न को देखें, भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आंसर देखें। कवि नागार्जुन ने फसल कविता में फसल को अनेक तत्वों का समन्वित रूप बताया है। इनमें सूर्य और वायु का मुख्य स्थान है। सूर्य की ऊर्जा ही फसलों में संचित होती है। हवा भी फसलों को जीवन प्रदान करती है। हवा का अदृश्य रूप लहलहाती फसलों से अभिव्यक्त होता है। अब मैं दंतुरित मुस्कान का सारांश बोल रहा हूँ। यानी संक्षेप में इस कविता की झलक आप अपने मन में किस तरह से रखेंगे कि कविता आखिर ये है क्या, मोटे तौर पर, तो सारांश के माध्यम से देखें। पहले मैं यह दंतुरित मुस्कान का सारांश बोल रहा हूँ। इस कविता में एक दूधमुहे बच्चे की मधुर मुस्कान का वर्णन है। इसमें कवि नन्हे बच्चे के उगते नए नए दांतों एवं उसकी मधुरी मुस्कान को देखकर भाव विभोर हो जाता है। वह बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मृतक प्राणी में भी जान डाल देती है। उसके धूल धूसरित मतलब धूल से सने हुए शरीर को देखकर उसे लगता है मानो तालाब को छोड़कर कमल उसकी झोपड़ी में खिल उठे हों और बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झरने लगे हों, अर्थात जिनका हृदय पत्थर के समान हो वह भी पिघलकर जलधारा बन जाता है। अब फसल कविता का सारांश आप लोग देखें। फसल कविता में कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है, जैसे हवा, पानी, भूमि, धूप, मानव श्रम का सहयोग। कवि कहता है कि फसलों के उगने में किसी एक भूमि का नहीं बल्कि सभी भूमियों का भिन्न भिन्न मिट्टियों का योगदान है। पुनः देखें इस लाइन को। कवि कहता है कि फसलों के उगने में किसी एक भूमि का नहीं
बल्कि सभी भूमियों की भिन्न भिन्न मिट्टियों का योगदान है। इनके उगने में सभी नदियों का योगदान है, साथ ही किसानों के परिश्रम को भी रेखांकित किया गया है। धन्यवाद।